नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का एकीकरण। एकीकरण का मतलब क्या है? देखिए, 19th सेंचुरी में जब यूरोप में नेशनलिज्म को प्रमोशन मिल रहा था तो उस नेशनलिज्म के प्रमोशन की वजह से यूरोप के कुछ ऐसे देश भी थे जो कई छोटे छोटे भागों में बटे हुए थे। जैसे हमारा देश ब्रिटिश शासन के स्थापना के पहले अगर आप देखें तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद और ब्रिटिश राज्य की स्थापना के बीच में जो समय है उसमें फ्रेगमेंटेशन की कंडीशन थी। हमारी भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे, मैसूर, मराठा, हैदराबाद, और यहाँ पर अलग अलग राजाओं का शासन था। इनके बीच में आपस में कोई एकता नहीं थी। तो ये कंडीशन यूरोप के बहुत सारे देशों में थी। स्पेशली अगर हम देखें तो इटली की जो कंडीशन थी वो बिल्कुल ऐसी थी। वो कई छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और केवल छोटे छोटे भागों में बटा होना इशू नहीं था। इशू ये था कि इन पर अधिकार जो है वो बाहरी शक्तियों का था। अगर पूरे हम इटली को देखें तो इसके तीन भाग हम कर सकते हैं, एक मिडिल, दूसरा आपका साउथ और तीसरा नॉर्थ। उत्तरी हिस्सों में जैसे इसमें लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, पर्मा है, मेडेना है, टस्कनी है, ये जो राज्य थे इटली के, इन पर अधिकार था ऑस्ट्रिया का। इसके अलावा आपका रोम, ये पोप का अधिकार था इस पे। तो कुल मिला के दक्षिणी हिस्सों पर कंट्रोल था फ्रांस के बुर्बो वंश का, उत्तरी हिस्सों पर अधिकार था ऑस्ट्रिया का और मध्य पर अधिकार था पोप का। यानी इटली पर तीन अलग अलग शक्तियों का शासन था। इसके अलावा इटली में एक राज्य है पिडमॉन्ट सार्डिनिया। पिडमॉन्ट सार्डिनिया केवल ये एकमात्र ऐसे राज्य थे इटली के जिन पर इटली के नेटिव स्टेट का शासन था, यानी वहीं के लोगों का शासन था। तो ये कंडीशन क्लियर हो गई होगी कि इटली जो है वो फ्रेगमेंटेड कंडीशन में था, उस पर फॉरेन रूल था और ऑस्ट्रिया का शासन, फ्रांस के बुर्बो वंश का शासन, रोम का कंट्रोल। तो इस प्रकार से इटली जो है वो पूरी तरीके से विभाजित था। लेकिन जब 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म को प्रमोशन मिला तो वो नेशनलिज्म इटली में भी गया और इटली का भी यूनिफिकेशन हुआ, या इटली में यूनिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अब एक चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि इटली के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से थे, यानी वे कौन से कारक थे जिन्होंने इटली के यूनिफिकेशन को प्रमोट किया या जिनकी वजह से इटली के यूनिफिकेशन को आधार मिला या बल मिला। तो इसको अगर हम देखें तो इसमें कई सारे फैक्टर्स हैं। इसमें एक फैक्टर्स है फ्रांस में नेपोलियन का उदय। जैसा कि आप जानते हैं कि 1789 में फ्रांस में एक क्रांति हुई जिसे हम पूरे वर्ल्ड के हिसाब से मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण क्रांति मानते हैं। यह क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही बल्कि इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया। तो फ्रांस की इस क्रांति के बाद कुछ वर्षों के बाद वहां पर नेपोलियन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। जब नेपोलियन ने सत्ता पर अधिकार कर लिया और अपने आप को एज ए डिक्टेटर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया तो नेपोलियन केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रहना चाहता था, वो पूरे यूरोप को जीतना चाहता था और इसी क्रम में वो यूरोपीय देशों पर अधिकार करने लगा और इसी क्रम में वो इटली भी पहुंचा। और उसने क्या किया, इटली के इन सारे स्टेट्स को जो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, फ्रेगमेंटेड थे, इनको तीन भागों में, तीन राज्यों में डिवाइड कर दिया। वहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, फ्यूडल सिस्टम को समाप्त किया, पोप के इंपॉर्टेंस को खत्म किया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को प्रमोट किया, एक रिपब्लिकन सिस्टम को डेवलप किया।
ये सारे जो रिफॉर्म्स इटली में उसके द्वारा लाए गए, इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से भी इटली में नेशनलिज्म को प्रमोशन मिला या इटली में राष्ट्रवाद को प्रेरणा मिली। और जब इटली का स्वयं नेपोलियन एज ए डिक्टेटर के रूप में एक्सप्लॉयटेशन करने लगा, तो नेपोलियन के ये कार्य भी लोगों को हर्ट करने लगे और उनको ये लगने लगा कि नेपोलियन हमारा शोषण कर रहा है या दूसरी शक्तियां हमारे देश का शोषण कर रही हैं। और नेपोलियन के कुछ कार्यों से वहां पर दोनों चीजें, नेपोलियन के कार्यों से अवेयरनेस भी आई और नेपोलियन के कार्यों से वहां पर रिएक्शन भी होगा। इसके बाद वो इनिशियल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिनको हम इटली के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, तो उसमें आप देखेंगे, एक तो नेपोलियन का मैंने आपको बता दिया, बिगिनिंग में एक संस्था बनाई गई है कार्बोनरी। तो कार्बोनरी जो है, वैसे तो ये कोल माइनस लेबर्स की संस्था थी, यानी कोयले के खदानों में काम करने वाले मजदूरों की संस्था थी। और ये संस्था जो है इन लोगों ने बनाया, इन लोगों ने सबसे पहले ड्रीम, वो ख्वाब देखा इटली को यूनाइट करने का एक नेशन के रूप में, एक राष्ट्र के रूप में, लेकिन इनके पास न तो कोई लीडरशिप थी, न कोई फ्यूचर प्रोग्रामिंग थी, और ये अपने उस ड्रीम को आगे नहीं बढ़ा सके, यानी कोई विशेष कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं दे सके। इसके बाद मैजनी का इमरजेंस हुआ और मैजनी ने यंग इटली को बनाया, और मैजनी एक तरीके से एक इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन लाने का लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उसे हम कहते हैं कि उसके ब्रेन, यानी वो इटली के एकीकरण का मानसिक जनक है, यानी उसने वो परिकल्पना प्रस्तुत की, उसको प्रमोट किया। हालांकि मैजनी केवल विचार और वैचारिक रूप में इसको प्रमोट करने में सफल हो पाया, एक्चुअली अगर देखा जाए ग्राउंड लेवल पर तो उसके द्वारा भी कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकी। इसके बाद फ्रांस में क्रांति हुई, पूरे यूरोप में भी वो क्रांति, उसका प्रसार हुआ। 1830 की क्रांति, 1848 की क्रांति। अच्छा, 1848 की जो क्रांति हुई और उस क्रांति का एक्सपेंशन जब इटली में हुआ, तो इटली का एक नेटिव स्टेट था पीडमॉन्ट सार्डिनिया। पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने क्या किया, इटली में भी रिवोल्ट कर दिया ऑस्ट्रिया के शासन के विरुद्ध, लेकिन ये रिवोल्ट फेल हुआ, और इस रिवोल्ट के फेल होने की वजह से जो पीडमॉन्ट सार्डिनिया का राजा था उसको रेजिग्नेशन देना पड़ा। इसके बाद इमैनुअल सेकंड वहां का शासक बना और उसने मिस्टर काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि इटली के एकीकरण में काबूर की भूमिका। देखिए, इटली के मैंने आपको बताया कि 3 भागों में बटा हुआ था, मध्य में रोम, साउथ में फ्रांस का बुर्बो वंश और नॉर्थ में ऑस्ट्रिया। केवल पीडमॉन्ट सार्डिनिया एक ऐसा राज्य था इटली का जो वहां के नेटिव राजाओं के अंदर में था, और यह सबसे बड़ा राज्य था। यह स्पष्ट हो चुका था कि यूनिफिकेशन अगर होगा तो इसे यूनिफाइड करने का काम केवल पीडमॉन्ट सार्डिनिया के द्वारा ही किया जा सकता है, और कोई इसे यूनिफाइड नहीं कर सकता। पीडमॉन्ट सार्डिनिया ने कोशिश भी की, लेकिन वो फेल हो गया। और जब मिस्टर काबूर इटली का प्रधानमंत्री बना, तो काबूर ये समझ गया कि हम केवल अपने दम पर इटली को यूनिफाइड नहीं कर पाएंगे जब तक हम एक्सटर्नल पावर का सपोर्ट हासिल नहीं कर लेते, तब तक हम इटली को यूनिफाइड नहीं कर पाएंगे। यानी वो चाहता था विदेशी शक्तियों का सहयोग हासिल करना, क्योंकि उसके पैरेलल ऑस्ट्रिया की शक्ति काफी बड़ी थी, और उसे मौका किसने दिया, द बैटल ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया का एक युद्ध हुआ है 1854 में, और क्रीमिया के इस युद्ध ने उसे मौका दिया। यह युद्ध वैसे तो था रूस और टर्की के बीच, और इसमें टर्की को सपोर्ट किया है इंग्लैंड और फ्रांस ने। 1854 का वार है ये, और इस वार में बिना सहयोग मांगे काबूल अपनी सेना के साथ आ गया इंग्लैंड और फ्रांस को सपोर्ट करने के लिए। कारण क्या था? कारण ये था कि वो फ्रांस और जो और यूरोपीय शक्तियां थी, जो शक्तिशाली शक्तियां थी,
उनका ध्यान इटली की तरफ खींचना चाहता था। और इस युद्ध में क्रीमिया के वार में टर्की के पक्ष की विजय हुई। इसके बाद एक ट्रीटी साइन करने के लिए एक समिट कॉल की गई और उस समिट में विक्टोरियस पावर की तरफ से काबुल को भी इनवाइट किया गया। और अब काबुल को एक ऐसा मंच मिल गया कि उसने इटली के इस प्रश्न को एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। यानी अब इटली केवल इटली का मुद्दा नहीं रह गया, अब एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बन गया और वो फ्रांस की नजदीकियों को हासिल करने में सफल हो गया। फ्रांस ने उसको वादा किया कि वह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध उसे सपोर्ट करेगा। इस सपोर्ट के बदले में फ्रांस तय हुआ कि उसको सेवाय और नाइस मिलेगा और ऑस्ट्रिया से लोम्बार्डी और वेनेशिया लेकर ये पिडमॉन्ट सार्डिनिया को दे दिया जाएगा। युद्ध शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद फ्रांस को समझ में आ गया कि युद्ध उसके फेवर में नहीं है, क्योंकि प्रसा धमकी देने लगा कि अगर आपने इस युद्ध को लंबा किया तो हम ऑस्ट्रिया की तरफ चले जाएंगे। तो नेपोलियन ऑस्ट्रिया से पैक्ट करके पीछे चला गया। कुल मिलाकर मेरे कहने का मतलब ये था कि यूनिफिकेशन की प्रक्रिया वो स्टार्ट हो चुकी थी। काबुल की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही वो ये रही कि उसने इटली के जो प्रश्न है उसको एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बना दिया। फ्रांस की नजदीकियों को हासिल किया, ऑस्ट्रिया को पराजित किया और यूनिफिकेशन के स्टेप में आगे बढ़ा। तो अब इसमें दो तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो यह है कि नेपोलियन किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल रहा है इटली के यूनिफिकेशन के लिए। तो इसमें आप बता सकते हो कि नेपोलियन ने इनडायरेक्टली इटली के यूनिफिकेशन को प्रमोट किया। इनडायरेक्टली कैसे? उसने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जो रिफॉर्म्स उसने फ्रांस में लाए थे, वो सारे रिफॉर्म्स उसने इटली में इंट्रोड्यूस किए और इन रिफॉर्म्स की वजह से भी इटली के अंदर एक मोटिवेशन मिला यूनाइट होने के लिए कि हम सब, जैसे हमारे यहाँ इंडिजिनस की बात थी तो वहां पर एक इटालियन कि हम सब एक क्षेत्र के और एक कल्चर के लोग हैं, या कल्चर अलग भी है लेकिन हमारी ओरिजिनलिटी एक है, तो एक फीलिंग डेवलप हुई। और दूसरा जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो योगदान माना जाएगा मैजनी का, जिसने मेंटल रूप से एक अवेयरनेस पैदा की। और सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाएगा काबुल का, जिसने इटली के प्रश्न को एक अंतरराष्ट्रीय प्रश्न बना दिया और फाइनली इटली का एकीकरण पूरा हुआ। इसी के साथ मेरा ये अध्याय समाप्त होता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन प्रश्न इसमें जो आते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते। उसमें प्रश्न जो आएगा वो होगा कि क्रीमिया के कीचड़ से स्वतंत्र इटली का या संयुक्त इटली का निर्माण हुआ, इस कथन की समीक्षा कीजिए। अब क्रीमिया के कीचड़ से, तो इसमें हम क्या फोकस करेंगे, बताएंगे कि क्रीमिया के वार ने कैसे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की पिडमॉन्ट सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काबुल को कि वो इटली के प्रश्न का एक अंतरराष्ट्रीयकरण कर सके, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सहानुभूति हासिल कर सके, और वो करने में सफल हुआ। तो इसी को कहा गया क्रीमिया के कीचड़ में स्वतंत्र इटली का या संयुक्त इटली का निर्माण हुआ। इसके अलावा नेपोलियन की भूमिका पूछी जाती है, काबुल की भूमिका पूछी जाती है, कभी कभी मैजनी की भूमिका आती है। तो जो प्रश्न आते हैं वो सरल होते हैं। ये सारे जो नाम मैंने आपको बताए राज्यों के इटली के, वो सब नामों की भी आवश्यकता नहीं है, केवल कुछ नाम आपको देखने होंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो इसके साथ मेरा ये लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपके लिए लाभदायी होगा। आप इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।